13 साल का एक लड़का एक रोज नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक पट्टे पर। इस पट्टे पर लिखा हुआ था एक चैलेंज। क्या? मैं इस प्रांत के हर योद्धा को 2-2 हाथ करने की चुनौती देता हूं। जिस लड़के ने इस चुनौती को देखा वो कोई आम लड़का नहीं था। 7 साल की उम्र में उसने अपने खुद के पिता को ललकार दिया था। पिता ने एक रोज गुस्से में अपनी कटार उस पर फेंक दी थी। लड़का बच गया, लेकिन पिता ने उसे घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। लड़के ने शहर छोड़ दिया। वो एक मठ में जाकर रहने लगा और अगले 6 साल तक हर रोज जंगल में जाता और पेड़ों के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता। उस रोज जब उस पट्टे पर लिखा चैलेंज उसने देखा तो वो गया और उस पट्टे के नीचे अपना नाम लिखकर आ गया। 13 साल की उम्र में अपने से दोगुनी उम्र के योद्धा को ललकारने वाले इस लड़के का नाम था मियामोतो मुसाशी, जापान के इतिहास का सबसे महान समुराई। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। मियामोतो मुसाशी को जापान में सेंसे की उपाधि दी जाती है। इस शब्द का लिटरल अर्थ हुआ तलवार लिए हुए संत। सेंसे की उपाधि सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिन्हें अपनी कला में पूरी तरह पारंगत माना जाता था, यानी उनसे ऊपर कुछ नहीं। तलवारबाजी का गुरु जिन्हें माना जाता है वो इसके नीचे आते हैं। उनके लिए केंगो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप एक्सपर्ट से भी ऊपर जाएंगे तब सेंसे कहलाएंगे। जापान में समुराई योद्धाओं का 800 साल का इतिहास रहा है। एक से एक समुराई हुए हैं। इनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है मियामोतो मुसाशी का ही। कारण, मुसाशी ने अपनी जिंदगी में 60 डुएल यानी द्वंद्व युद्ध लड़े और एक में भी नहीं हारे। इसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा समुराई माना जाता है जिन्हें, उनके नाम 31 लड़ाइयां जीतने का रिकॉर्ड है। इनका सीधा डबल। मियामोतो मुसाशी का जन्म 16वीं सदी के आखिरी दशकों में हुआ। इस समय पूरे जापान में अलग अलग कबीलों में भयंकर युद्ध चल रहा था, एक तरह का गृह युद्ध मान लीजिए। मुसाशी के पिता मोनी खुद एक मशहूर योद्धा थे, लेकिन मुसाशी की अपने पिता से ज़्यादा पटती नहीं थी। एक रोज़ गुस्से में आकर उन्होंने मुसाशी को घर से बाहर निकाल दिया। बच्चा ही था तब। मुसाशी ने अपना शहर छोड़ दिया इसके बाद और वो जाकर एक मठ में रहने लगे। इसी मठ में उनके अंकल रहते थे जिनका नाम था डोरिन। डोरिन की छत्र छाया में मुसाशी तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने लगे। कई साल बाद एक रोज डोरिन के पास से खत आया जिसमें लिखा था, मुझे मुसाशी का चैलेंज स्वीकार है। डोरिन को यह खत उस प्रांत में रहने वाले एक समुराई ने लिखा था जिसका नाम था अरिमा किहेई। खत पढ़कर डोरिन ने मुसाशी से इस बारे में पूछा। मुसाशी ने तब उन्हें वो कहानी सुनाई कि कैसे नदी किनारे लगे एक पट्टे पर वो अपना नाम लिखकर आ गया था। मुसाशी की उम्र 13 साल थी, जबकि अरिमा किहेई उससे दोगुनी उम्र का था। डोरिन जानते थे कि उनका भतीजा एक वयस्क समुराई का सामना कर नहीं पाएगा, इसलिए वो उसके पास गए और उससे अपने भतीजे की जान बख्श देने की इल्तिजा की। अरिमा किहेई ने डोरिन से कहा कि सिर्फ एक सूरत में मुसाशी की जान बच सकती है, शर्त यह कि मुसाशी को सबके सामने उनसे माफ़ी और जान की भीख मांगनी पड़ेगी। जापानी लिटरेचर और इतिहास के ऊपर कई किताबें लिख चुके लेखक विलियम स्कॉट विल्सन अपनी किताब द लोन समुराई में लिखते हैं, द्वंद्व युद्ध का समय आया। अरिमा किहेई को यकीन था कि मुसाशी आकर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो दौड़ते हुए आए और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने एक 6 फुट लंबी लकड़ी की तलवार से किहेई पर हमला कर दिया। किहेई के पास लोहे की एक तलवार थी जिसे वाकिजाशी कहते थे। किहेई ने वाकिजाशी से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन पर गिर गए। इस बीच मुसाशी ने निशाना लगाकर किहेई की आंखों के बीचों बीच वार किया और तब तक करते रहे जब तक प्रतिद्वंद्वी की मौत नहीं हो गई। इसके 3 साल बाद मुसाशी ने अपने अंकल का मठ भी छोड़ा और मुसाशुग्यो पर निकल गए। मुसाशुग्यो यानी एक समुराई की तीर्थ यात्रा। इस यात्रा के दौरान समुराई अकेले यात्रा करते हैं और बाकी समुराई योद्धाओं से द्वंद्व युद्ध लड़ते रहते हैं। यात्रा के पहले चरण में मुसाशी क्योटो गया। क्योटो का योशिओका कबीला तब सबसे ताकतवर माना जाता था। मुसाशी ने योशिओका के सबसे माहिर समुराई को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और इस समुराई का नाम था सेजुरो। कहानी कहती है कि सेजुरो इंतजार करता रहा, लेकिन मुसाशी ने आने में देर लगा दी। ये उनकी युद्ध रणनीति थी। एक छोटी लकड़ी की तलवार जिसे बोकन कहा जाता था, उससे मुसाशी ने सेजुरो पर औचक हमला किया और उसे भी ढेर कर दिया। सेजुरो की हार योशिओका कबीले के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उन्होंने डेंशिचिरो नाम के योद्धा को मुसाशी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो भी युद्ध हार गया।
इस हार में योशिओका कबीले को गुस्से से भर दिया। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई और उन्होंने मुसाशी को एक और युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध के लिए उन्होंने डेनशिचिरो के 12 साल के बेटे को आगे किया। हालांकि उनका असली प्लान ये था कि जैसे ही मुसाशी युद्ध के लिए आएगा वो सब उस पर मिलकर हमला करेंगे और उसे मार डालेंगे, मतलब सारे समुराई। अब मुसाशी इन सब से 2 कदम आगे उस समय से पहले ही पहुंच गए और उन्होंने देखा कि 100 के करीब योशिओका कबीले के योद्धा धनुष बाण और तलवार लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अचानक हमला करते हुए उनके 12 साल के लीडर को मार डाला और वहां से भाग गए। भागते हुए भी उन्होंने युद्ध जारी रखा और कई योद्धाओं को ढेर किया। कहते हैं कि जब मुसाशी भाग रहे थे उन्होंने अपनी कमर में बंधी एक दूसरी तलवार निकाल ली और वो 2 तलवारों से एक साथ युद्ध करने लगे। कहानी है, मत है, जिसके बाद समुराई परंपरा में 2 तलवारों से लड़ने की प्रथा शुरू हुई। इस घटना के बाद ऐसा मत है। इस लड़ाई ने मुसाशी को पूरे जापान में प्रसिद्ध कर दिया। उनके बारे में कहानियां चलने लगी कि वो नहाते नहीं थे ताकि किसी को उन पर औचक हमला करने का मौका न मिले। योशिओका कबीले को हराने के बाद अगले 8 साल तक मुसाशी ने कोई द्वंद्व युद्ध नहीं लड़ा। वो क्योटो के एक जैन मंदिर में रहकर ध्यान साधना करने लगे। साल 1612 में यहाँ उनकी मुलाकात ससाकी कोजिरो से हुई। कोजिरो एक ताकतवर कबीले के समुराई थे। वो नोडाची नाम की एक समुराई तलवार का इस्तेमाल करते थे। तलवारों के भी नाम होते थे। 6 फीट से ज़्यादा लंबी ये तलवार बहुत भारी हुआ करती थी और इसका इस्तेमाल केवल माहिर योद्धा ही कर पाते थे। कोजिरो के बारे में कहा जाता था कि उसे हराना असंभव है। वो तलवार चलाने की एक विशेष तकनीक में माहिर था जिसमें तलवार को ऊपर से नीचे की ओर चलाया जाता था। इस तकनीक में तलवार का वार जमीन तक जाता था। हालांकि पहले वार का उद्देश्य सामने वाले को मारना नहीं होता था, बल्कि पहले हमले में तलवार जानबूझकर चूक जाती थी, लेकिन जैसे ही सामने वाले योद्धा को लगता कि वो बच गया है, तलवार एक झटके में वापस आती और उसकी जांघों से लेकर माथे तक चीरती हुई चली जाती, नीचे से ऊपर। इस तकनीक की खासियत ये थी कि सामने वाला इसके लिए तैयारी नहीं कर सकता था। मार्शल आर्ट की भाषा में इस तकनीक को सुबामे गेशी कहा जाता है और इसी नाम की एक तकनीक जूडो में भी इस्तेमाल की जाती है। ससाकी कोजिरो इस तकनीक में माहिर था और उसने कई समुराई योद्धाओं को इस तकनीक से चित भी किया था। उसे द डीमन ऑफ द वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी पश्चिमी प्रांतों का राक्षस बुलाया जाता था। बहरहाल 1612 में मुसाशी और ससाकी कोजिरो के बीच एक द्वंद्व युद्ध रखा गया जिससे समुराई योद्धाओं के इतिहास का सबसे महान द्वंद्व युद्ध माना जाता है। 13 अप्रैल की तारीख थी। लड़ाई का वक्त सुबह 8 बजे रखा गया था और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सबको लड़ाई का इंतजार था। कोजिरो तो समय से पहुंच गया, लेकिन मुसाशी कई घंटों तक नहीं आए। लोक कथाओं के अनुसार मुसाशी देर तक सोए रह गए। कोजिरो ने अपने लोगों को उन्हें उठाने भेजा। मुसाशी उठे, उन्होंने भरपेट नाश्ता किया। इसके बाद वो एक नाव में बैठकर द्वीप की ओर चले गए। द्वीप तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपने चप्पू से एक लकड़ी की तलवार बनाई जिसे बोक्कन कहते थे। अब तक कोजिरो का गुस्सा 7वें आसमान पर था कि मैं कब से आया हुआ हूँ यहाँ पे। मुसाशी के आते ही उसने देर से आने के लिए उल्हाना दिया और अपनी म्यान निकालकर नदी में फेंक दी, जिसका मतलब था कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक किसी की मौत न हो जाए। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। दोनों एक दूसरे का मुआयना कर रहे थे कि तभी दोनों ने एक साथ वार किया। कोजिरो ने अपना सिग्नेचर वार किया। निशाना सीधा मुसाशी के सर को लगा, लेकिन किस्मत से उन्होंने सर पर साफा बांधा हुआ था। साफा कटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन मुसाशी बच गए। दूसरी तरफ मुसाशी का वार सीधा कोजिरो के सिर पर लगा और उसके सर से खून बहने लगा और वो वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। मुसाशी यहाँ भी जीत गए। इसके बाद भी मुसाशी ने कई द्वंद्व युद्ध लड़े, लेकिन एक में भी उनकी हार नहीं हुई। सिर्फ एक मुकाबला ऐसा था जो ड्रॉ रहा। मुसाशी समुराई योद्धाओं की उस पांच से आते थे जिन्हें रोनिन कहा जाता है। रोनिन यानी ऐसा समुराई जिसका कोई गुरु नहीं और जो किसी कबीले के प्रति निष्ठा न रखता हो। मुसाशी ने कभी शादी नहीं की, हालांकि उन्होंने एक बेटा गोद लिया था जो आगे जाकर जापान के एक शक्तिशाली सामंत का खास समुराई बना। हालांकि उसके समय से पहले मृत्यु हो गई। मुसाशी ने अपनी बाकी की जिंदगी दूसरों को सिखाने में बिताई। अपने अंतिम समय में मुसाशी ने एक किताब भी लिखी, द बुक ऑफ 5 रिंग्स। किताब में वो लिखते हैं, ऐसा कोई काम मत करो जिसका महत्व न हो। एक आदमी 10 को हरा सकता है, इसलिए 1000 आदमी 10,000 आदमियों को हरा सकते हैं। सब रणनीति का खेल है। अगर तुम जान जाओ क्या अस्तित्व रखता है तो तुम ये भी जान सकते हो कि क्या अस्तित्व में नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह किताब पश्चिम की कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। इसे मिलिट्री स्कूल्स में स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। जहाँ तक मियामोतो मुसाशी की बात है,
उनकी मौत साल 1645 में हुई। कथाओं के अनुसार मौत के वक्त वो सीधे खड़े हुए थे, उनके एक हाथ में तलवार थी और उन्होंने योद्धाओं की पोशाक पहनी थी। मौत से ठीक पहले उन्होंने अपना एक पैर उठाया और उसी हालत में मृत्यु को प्राप्त हुए। मुसाशी को उसी अवस्था में दफनाया गया। उन्हें उपाधि दी गई सेंसेकी, यानी वो संत जो अपने पास तलवार लिए रहता था। इसी के साथ तारीख का आज का एपिसोड भी समाप्त होता है, जिसे कमल ने लिखा और जतिन ने बड़े जतन से इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।